हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली क्लास नंबर 8E है। इसमें हम वोचर एंट्री के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं और जो विद्यार्थी इस क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो टैली क्लास नंबर 8A को, हरिओम टैली क्लास नंबर 8B को, हरिओम टैली क्लास नंबर 8C को, हरिओम टैली क्लास 8D को अवश्य अटेंड करें। तो आसानी से उसको इस टॉक का बेनिफिट अधिक मिलेगा। आज इस टॉक में हम बात कर रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम राम एंड दिनेश सन्स कंपनी है। इसमें हमने अगर डे बुक में हमने चेक किया तो हमने कुछ एंट्री की थी जो आपको ध्यान हो। अब उसी के आगे हम बात करेंगे। हमने यहाँ पे एक एंट्री पास की कि राम कैपिटल अकाउंट ने 2,50,000 कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस किए और बिजनेस ने 2 लाख रुपये बैंक में जमा करा दिए और 50,000 कैश रखे। उसके बाद राम ने 6,50,000 फिर दोबारा से इंट्रोड्यूस किए और फिर सी लाल एंड सन्स लिमिटेड से 6,25,000 की परचेज़ की गई और दिनेश एंड सन्स से सेल की गई जिसका पेमेंट भी आ गया। अब आज फिर 2 परचेज़ की और 2 सेल की एंट्री करेंगे और साथ में कुछ और जानकारी भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो उस पर इस चीज़ को कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सुन लें, समझ लें और इस वीडियो के ऑडियो को एब्स्ट्रैक्ट करके अपने पास रखें और फिर कंप्यूटर पे बैठ के हमारी बात को सुनते हुए एंट्री करें। अभी हम एंट्री करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक परचेज़ की एंट्री कर रहे हैं। हम परचेज़ कर रहे हैं सी लाल एंड सन्स से। हम परचेज़ कर रहे हैं 1,25,000। यहाँ पे जैसे ही परचेज़ करते हैं तो हम उसका बिल नंबर 502 नंबर दे दिया हमने और 50 दिन का टाइम हम लेते हैं। हमने परचेज़ किया। अब हमने परचेज़ किया, यहाँ पे परचेज़ ना करके हमने पेमेंट में आ गया ये वोचर, तो हमें परचेज़ के लिए F9 की दबाना है। F9 यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा हमने 102 और लिखा कि हम परचेज़ जो है 10 मई को कर रहे हैं। परचेज़ लेजर से कर रहे हैं। क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं? हमारे पास काम कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर परचेज़ कर रहे हैं। कितने कंप्यूटर परचेज़ कर रहे हैं? मान लो हमारे बच्चे कंप्यूटर जो से हैं, हम मान लो 5 कंप्यूटर परचेज़ कर रहे हैं। 25,000 के हिसाब से 5 कंप्यूटर परचेज़ कर रहे हैं। ये परचेज़ किया हमने, कंट्रोल R दबाया तो हमारा इनवॉइस नंबर हमने मान लिया कि 502 है और डेटेड 10/5/2020 को है। ये हमने एक परचेज़ कर दी। एक परचेज़ हम और करते हैं, लेकिन अब हम परचेज़ इसी पार्टी से करेंगे। 503 दिया, डेट हमने चेंज करके यहाँ पे 20/5 कर दी। 20/5 को हमने डेट की। पार्टी का नाम हमने यही रखा, रेफरेंस नंबर कोई नहीं है। पार्टी डिटेल देना चाहे दे सकते हैं यहाँ पे। उसका इनकम टैक्स नंबर है। सेल लेजर, परचेज लेजर किया, कंप्यूटर ही हमने परचेज़ किए। यहाँ पे हमने क्वांटिटी दे दी, मान लो 10 कंप्यूटर हमने परचेज़ किए। अब एक बार जो प्राइस हमने सेट किया होगा वो प्राइस वही रहेगा। यहाँ पे ये फ़ायदा हुआ, कंट्रोल R किया तो नेशन दोबारा से रिपीट हुई तो हमने 503 डेट
20/5/2020 कर दी। तो ये हमने 2 परचेज की एंट्री कर दी। अब हम 2 सेल की एंट्रियां भी करेंगे। हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वोचर में गए, F8 की दबाएंगे। यहां पे एक बात बता दें कि जो सेल है और एक परचेज है, जो सेल है और एक क्रेडिट नोट, एक सेल की एंट्री होती है, एक क्रेडिट नोट की एंट्री होती है। हम आज आपको क्रेडिट नोट की एंट्री भी करना बताएंगे और एक डेबिट नोट की एंट्री होती है। पहले हम सेल की एंट्री 2 करेंगे। हमने यहां पे 1001 नंबर दिया और सेल की एंट्री हम मान रहे हैं कि हमने 25 मई को की। 25 मई को हम सेल की एंट्री कर रहे हैं। पार्टी का नाम दिनेश एंड सन्स है, उसको हम सेल कर रहे हैं। हम अगर चाहें तो डिलीवरी नोट, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, जिस तरह से डिस्पैच कर रहे हैं, डेस्टिनेशन कहां है, ऑर्डर नंबर अगर कोई है वो, रेफरेंस नंबर या मोड ऑफ पेमेंट 20 दिन आ रहा है, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ था दिनेश एंड सन्स, और यहां पे उसका स्टेट और जीएसटी नंबर या स्टेट नंबर दिया हुआ है। यहां पे सेल लेजर किया हमने। क्या चीज हम सेल कर रहे हैं, हम कंप्यूटर ही सेल कर रहे हैं। हमने मान लो 11 कंप्यूटर, ऑटोमेटिक जब हमने पहली बार सेल का रेट सेट फिक्स किया कि 25,000 के कंप्यूटर हम लेंगे और 31,000 के बेचेंगे, तो बाइट पर टैली समझ गया कि 31,000 का ही सेल होगा। तो हमें बार बार नहीं करना। तो यहां पे हम कंट्रोल R करेंगे तो बिल नंबर 101,002 दे दिया। अगर डेट देना चाहें तो दे देंगे 25/5/2020। एक सेल और करते हैं, इसी पार्टी को करते हैं, लेकिन डेट जो चेंज करके हम क्या कर देते हैं, ये 30 मई को, हम 30 मई को एक सेल और कर रहे हैं और रेफरेंस नंबर हमने दे दिया 1003 और पार्टी का नाम रखा हमने दिनेश को ही सेल कर रहे हैं और हमने सेल किया और कंप्यूटर ही सेल कर रहे हैं। अब यहां पे हमने मान लो 7 कंप्यूटर या 5 कंप्यूटर, 6 कंप्यूटर हमने सेल की और यहां पे दोबारा से नेशन टाइप कर दी कि बिल नंबर 1003 डेटेड हमने कर दिया 30/5/2020। अब हमने सेल किए। सेल के अगेंस्ट अब अगर हम यहां पे आते हैं मेन स्क्रीन पे और वोचर एंट्री पे आते हैं, अभी ये किया हमने सेल भी कर दी तो और परचेज भी कर दी। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों पार्टियों से जो हमने सेल किया है उनसे पैसे रिसीव करते हैं, लेकिन एक पार्टी से पैसे जो है रिसीव हम, क्योंकि सेल वाली पार्टी से हम चाह रहे हैं कि पैसे हमें लगभग 50 दिन के अंदर अंदर मिल जाए। तो यहां पे 25 को सेल की और 30 को सेल की, हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। यहां पे हमने रिसिप्ट की एंट्री करनी है तो F6 दबाया हमने और यहां पे रिसिप्ट की एंट्री करने जा रहे हैं। दिनेश एंड सन्स से हम पैसे ले रहे हैं, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से बिल हैं। अपने सेल रजिस्टर को और परचेज रजिस्टर को देखना हो तो कैसे देखेंगे, डिस्प्ले में आएंगे, अकाउंट बुक्स में आएंगे, यहां पे एक सेल रजिस्टर बन रहा है और जो एक सेल रजिस्टर बन रहा है और एक परचेज रजिस्टर बन रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन कौन से बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं तो आप क्या करो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आओ। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहां पे है, टैली के गेटवे ऑफ टैली के अंदर डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, यहां पे अकाउंट बुक्स भी हैं और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी है। यहां पे आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल कि किस किस से पैसे लेने हैं,
हमने 25 मई को दिनेश एंड सम्स को 3,41,000 का माल सेल किया, फिर हमने 1,86,000 का माल भी सेल किया, और इसमें दिया हुआ ड्यू डेट कि 14 जून उसकी ड्यू डेट बनेगी। लेकिन हम मान लो हम 14 जून को और 19 जून को पेमेंट लेते हैं, तो क्या होगा? 14 जून और 19 जून की पेमेंट लेते हैं, हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं, रिसिप्ट की एंट्री करते हैं 14 जून की। 14 जून हम दिनेश ऐसे 1,86,000 लेते हैं, तो 1,86,000 ले लिए 14 जून को, उन्नीस जून की लास्ट डेट थी, 14 जून को हमने ले लिए। लेकिन अगर हम डेट चेंज करके 20 जून करते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश एंड सन्स, ये दे दी नरेशन हमने। तो ये किस तरह से हमने किया पता लग रहा है आपको? इसी तरह से हमने 3,41,000 की भी जो अमाउंट उनसे लेना था वो भी ले लिया। जैसे ही अगेंस्ट रेफरेंस करते हैं तो यहां बिल आया था, पेंडिंग बिल। और यहां पे लिख दो नरेशन कैश रिसीव्ड फ्रॉम। अब अगर हम यहां पे देखते हैं कि हमारे पेंडिंग बिल पड़े या नहीं पड़े, तो डिस्प्ले में जाते हैं, रिसीवेबल में स्टेटमेंट अकाउंट में जाएंगे, रिसीवेबल, तो यहां अगर देखते हैं तो यहां पे कुछ भी नहीं है भाई, कोई भी पैसा नहीं लेना, क्योंकि हमने पैसे दिनेश एंड सन्स से ले लिए। उसके इंटरेस्ट के बारे में बात भी हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। यहां पे अगर हम बैलेंस शीट को चेकआउट करते हैं तो बैलेंस शीट में कैश इन हैंड हमारा 10 लाख के करीब पहुंचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपना ये कैश जो है बैंक में जमा करा देंगे। 10 लाख रुपए हम बैंक में जमा करा देंगे, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा एंट्री करते हुए हमें ध्यान रखना है, अब कॉन्ट्रा एंट्री के संबंध में एक बात आपको विशेष बता दें कि कॉन्ट्रा एंट्री 3 टाइप की हो सकती है। या तो हम पैसा बैंक में जमा कराएंगे, या फिर पैसा बैंक से निकालेंगे, या ऐसा हो सकता है कि हमारे मल्टीपल बैंक अकाउंट हो, तो हम एक बैंक से पैसा निकाल के दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की बात करें, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक बैंक अकाउंट खोल लेंगे अपना, एक नया बैंक अकाउंट खोलेंगे अपना। पंजाब नेशनल बैंक तो है ही, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी खोल लेते हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बड़ा अच्छा बैंक है, इस बैंक को भी ओपन कर लेते हैं और इसको बैंक हेड में देते हैं। ये हमने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स खोल दिया। यहां पे हमने जो है $2,01,000 से 2,20,000 पर इसके ये हमने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स खोल दिया। आपने सुना कैसे हमने इसको ओपन किया। अब हम वोचर एंट्री पास कर रहे हैं कि हमारे पास कैश जो है 10,42,000 पड़े हुए हैं। हम क्या करते हैं, अपने 10 लाख पीएनबी में जमा करा देते हैं। नहीं, 10 लाख तो नहीं, हम लगभग 6 लाख पीएनबी में जमा करा देते हैं, और बाकी जो हैं अपने 6 लाख, अब 6 लाख जमा कराएंगे तो वो नोट पूछेगा आपसे
ये हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि नोट जो है किस अमाउंट के कितने नोट हैं, वो हमें स्पेसिफाई करके बताना पड़ता है। किस बैंक में जमा कराए हमने? पीएनबी में, तो देना पड़ेगा पीएनबी में जमा कराए हमने। और कैश नेशन दे देंगे, कैश डिपॉजिट इन बैंक। 4 लाख रुपए हम क्या कर देंगे? जमा करा देंगे इसमें, अपना नया जो अकाउंट खोला है हमने, कौन सा? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में। अब यहां पे 4 लाख जमा कराए हैं हमने, ये बताना पड़ेगा बैंक कौन सा है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कैश डिपॉजिट। अब हमारे पास अगर हम बैलेंस शीट को ध्यान से देखें तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बैलेंस शीट में सब कुछ आ रहा है। बैलेंस शीट में आ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 2 लाख रुपए है, कैश इन हैंड हमारे पास 42,000 रुपए है, बैंक में हमारे 18,050 रुपये पड़े हुए। और अगर हम कैपिटल अकाउंट की स्थिति देखें कि 9 लाख रुपए हमारे इंट्रोड्यूस किए गए थे, 10 लाख रुपए हमें देने हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 1,92,000 हमारा प्रॉफिट आ रहा है, 1,92,000 हमारा प्रॉफिट आ रहा है 20 जून 2020 को। तो आज इस टॉक में हमने सेल की, परचेज की एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री के बारे में कुछ जानकारी ली हमने। नेक्स्ट टॉक में कुछ और आपको जानकारी देंगे। बाकी यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। वो है कि जैसा कि हमने अपनी टॉक में ये कहा है कि टैली में 5 पिलरों पे टैली टिकी हुई है। एक है मास्टर क्रिएशन, एक है ट्रांजैक्शंस, एक है यूटिलिटी, एक है ऑडिट, एक है रिपोर्ट और एक है, अब यहां रिपोर्ट के ऊपर बात करते हैं। रिपोर्ट के ऊपर थोड़ा डिटेल चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी शुरुआत करते हैं और अगली टॉक में इसको और शार्प अप करेंगे। तो रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले है बैलेंस शीट। टैली में बैलेंस शीट को एंटर करते हैं तो देखते हैं बैलेंस शीट आ गई। इस बैलेंस शीट को हम, बैलेंस शीट में हमारे पास वही ऑप्शन दिए हुए हैं, Alt P प्रिंटिंग के लिए। हमने कैसे प्रिंटिंग करनी है, उसके अलावा Alt F1 डिटेल बैलेंस शीट के लिए। उसके अलावा यहां पे अगर ध्यान से देखें तो बैलेंस शीट के अंदर एक दिया हुआ है Alt F1 डिटेल या कंसोलिडेट, एक दिया हुआ है F2 हमने किस डेट पे बैलेंस शीट को देखना है, एक दिया हुआ है कंपनी, एक है तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वैल्यूएशन का F7 कि आपने जो स्टॉक का इवैल्यूएशन करना है वो किस आधार पर करना है, बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। फिर शेड्यूल 6 के बारे में दिया हुआ है, Alt S दबाते हैं। शेड्यूल जो 6 के हिसाब से बैलेंस शीट बनती है वो उसका फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में आप अगर देखना चाहो इस बैलेंस शीट को देख सकते हो। देख लिया आपने। उसके अलावा अगर हम देखें Alt C दिया हुआ है, Alt C जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो पूछता है कि एक नया कॉलम क्रिएट करने की बात करता है। अब ये नया कॉलम जो क्रिएट होगा, मान लीजिए हमारी बैलेंस शीट जो है वो 1 साल की है। अगर हमने उस 1 साल की बैलेंस शीट की तुलना अपने 30 जून की बैलेंस शीट से करनी है तो उस स्थिति में हम Alt C करके 1 अप्रैल से 30 जून कर देंगे तो हमारे पास 2 बैलेंस शीट आएगी, एक 31 मार्च 2021 की और एक 30 जून 2020 की। बात समझ में आई? अगर हम Alt A करते हैं, Alt A का मतलब है कि हमने इस चीज को थोड़ा चेंज करना है। हमने इस फिगर को जून की बजाय हमने मान लो इसको जुलाई करना है, 31 जुलाई करना है, तो फिगर चेंज हो जाएगी कि एक फिगर तो बाय डिफॉल्ट तटस्थ रहेगी, दूसरी कॉलम ऐड होगा। अगर हमने किसी कॉलम को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, Alt D दबाएंगे तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक टैली हमारे लिए काम करे, हमें तो पता है कुछ नहीं, वो अपने आप ही ऑटो कॉलम बनाए, तो हम Alt N कर दें
अल्ट एन करते ही वो आपके सामने विकल्प देगा टैली, ऑटो रिपीट कॉलम 4 वीक मंथ, तो वो 4 वीक के हिसाब से, मींस आपकी सुविधा के लिए अल्ट एन की दी गई है। अल्ट एन की में आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। अल्ट एन की दबाया आपने तो यहां ऑप्शन दिया है कि 4 वीक मंथ के हिसाब से 4 कॉलम बनाऊंगा, कंपनी के हिसाब से बनाऊंगा, डेली बनाऊंगा, फोरनाइट बनाऊंगा, हाफ ईयरली बनाऊंगा, मंथली बनाऊंगा, क्वार्टरली बनाऊंगा, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड के हिसाब से बनाऊंगा, वीकली बनाऊंगा, कैसे बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, तो वो आपको देगा ऑप्शन। तो ये बात क्लियर हुई आपको। अब टैली के इस लास्ट पॉइंट में अब यहां पे F9 की दी हुई है। F9 की क्या है? रिपोर्ट्स के लिए इन्वेंट्री रिपोर्ट्स अगर देखना चाहें तो इन्वेंट्री रिपोर्ट में गोडाउन की समरी है, मूवमेंट एनालिसिस है, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर है, परचेज बिल पेंडिंग है, परचेज रिकॉर्ड है, ना परचेज ऑर्डर है, सेल बिल पेंडिंग है, सेल ऑर्डर है, स्टैटिस्टिक्स है, स्टॉक कैटेगरी समरी है, स्टॉक जर्नल लेजर है, स्टॉक इंक्वायरी है, स्टॉक समरी है। ये सब चीजें अपना इफेक्ट तब दिखाएंगी यदि आपने उसकी फैसिलिटी का लाभ लिया हुआ है तो। अगर आपने अकाउंटिंग रिपोर्ट देखनी है तो F10 की दबाएंगे तो अकाउंटिंग रिपोर्ट में बताएगा कि बिल्स पेबल कितने हैं, बिल्स रिसीवेबल कितने हैं, कैश और बैंक बुक कितने हैं, कैश फ्लो कितना है, कॉस्ट सेंटर समरी कितनी है, डे बुक क्या है, फंड फ्लो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, परचेज ऑर्डर के बारे में, परचेज रजिस्टर के बारे में, मींस बैलेंस शीट में बैठे बैठे आपको यहां पे ये अलग अलग ऑप्शन दे रहा है कि वहां पे आप खिसक सकते हो, जा सकते हो। F11 F12 के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, और अल्ट F12 की बात करें तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसके बारे में किसी नेक्स्ट चर्चा जो हम करेंगे उसमें बताएंगे। यहां पे रिपोर्ट में हमने बैलेंस शीट के बारे में थोड़ी जानकारी दी। नेक्स्ट क्लास में हम रिपोर्ट पर ही अपनी बात को आगे चलाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।